नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सेटअप से समझ पा रहे होंगे, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे इतना लायक बनाया कि मैं आप तक डिफरेंट करियर पर्सपेक्टिव ला पाया। तो आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको डिफेंस से रिलेटेड करियर के बारे में बताऊँगा। हम सबकी इच्छा होती है कि हम किसी न किसी डिफेंस सर्विसेज़ में जाकर देश की सेवा कर सकें। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेजर साहब से मिलने का मौका मिला और सर यहाँ पे एक अकेडमी भी चलाते हैं जिसमें वो बच्चों को इस तरह की नॉलेज देते हैं। तो क्यों ना ज़्यादा समय ना लेते हुए सर को ही बोलूँ मैं कि सर ही अपने शब्दों से बताएं। सबसे पहले तो मेजर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सो माय प्लीज प्लेजर। ओवर टू यू सर। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी से शुरुआत करके फिर हम इसके करियर पर्सपेक्टिव पर जाएं और आशा है कि आपसे हम तीनों सेनाओं के बारे में जान पाएंगे। सर प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल योर व्यूअर्स। एंड अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम मेजर अमर कुमार है। आई एम ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। 2007 में आई गॉट सेलेक्टेड इन दी एसएसबी। मैं प्रयागराज से सेलेक्ट हुआ था और उसके बाद में देन आई डिड माय ट्रेनिंग फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी फॉर 4 इयर्स। और उसके बाद 2011 में मेरा कमीशन हुआ एंड उसके बाद आर्मी एयर डिफेंस कोर में मेरी पोस्टिंग हुई। और उसके बाद से मेरी यूनिट 402 लाइट एडी रेजिमेंट है, उसमें मैंने सर्व किया। और इस दौरान मेरे को सर्व करने के इसमें जब मेरा कमीशनिंग हुआ था तो एज अ लेफ्टिनेंट आई गॉट कमीशन। और उसके बाद में सूरतगढ़, अनंतनाग, अंबाला, गलवान, गोपालपुर, पठानकोट, इन सब जगह मुझे सर्व करने का मौका मिला देश के अलग अलग पार्ट्स में। एंड आफ्टर दैट सर्व करने के लगभग 12.5 साल बाद ड्यू टू सम रीजंस आई हैड टू टेक माय प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और मैंने इस सर्विस को फिर अलविदा कहा। और उसके बाद में यहाँ बीकानेर में आके मैं सर्विस से जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने एक एकेडमी खोली जिसमें कि मैं बच्चों को आर्मी में जाने के लिए फिर से मोटिवेट कर सकूँ, एक कॉज खोज सकूँ अपने लिए भी कि मैं आर्मी से जुड़ा रह सकूँ और लोगों को उनके ड्रीम्स पूरा करने में सक्सेस दे सकूँ। विद दिस आई हैव स्टार्टेड दिस एकेडमी। ग्रेट सर। तो जैसा आपने बोला तो यही मेरा भी मोटिव रहता है कि ये मेरी एक हॉबी है। तो मैं अलग अलग करियर पर्सपेक्टिव बताता हूँ और हम इसको हिंदी में भी इसीलिए रखते हैं ताकि हम ग्राउंड लेवल तक अपनी जो नॉलेज है वो पहुंचा सकें और ओके। जो गांव खेड़े का बच्चा है वो भी आज एक अफसर लेवल पे पहुंच सके और अगर उसका कुछ ड्रीम है और उसको कहीं से हेल्प मिल सकती है तो वो इसको देख करके वो उस व्यक्ति तक पहुंच के अपनी ड्रीम को पूरा कर सके। तो इसीलिए हम इस कन्वर्सेशन को प्योरली हिंदी में रखते हैं ताकि हम एक लेवल तक पहुंचा सकें। तो सर ज़्यादा समय ना लेते हुए और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये तो आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। चलिए सर, वन बाय वन तीनों सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि जो बच्चे हैं कि उनको कैसे शुरुआत करें, वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक एजुकेशन वाइज, फिजिकल वाइज, तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप अपने हिसाब से बताएं सर। ओके, श्योर। देखिए, सेना में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। एक ऑफिसर एंट्री जिसमें आप अधिकारी बनते हैं और एक सोल्जर एंट्री जिसमें कि आप एक सैनिक बनते हैं। अगर हम ऑफिसर एंट्री की बात करें तो 12th क्लास के बाद इसकी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। 16.5 से लेकर 19.5 साल तक आपको इसका मौका मिलता है। जो पहला चांस मिलता है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए एग्जामिनेशन। ये साल में 2 बार होता है, यूपीएससी से कंडक्ट करवाती है। और इसमें 12th क्लास का एंटायर सिलेबस आपका इंग्लिश, मैथ्स, जीके, एवरीथिंग एवरीथिंग कम्स। ठीक है, इसमें जब आप अपीयर करते हैं तो इसमें एक मिनिमम कट ऑफ अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद आपका एक एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसको जब आप क्लियर कर जाते हैं फिर आपका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद में तब आपकी फिर से मेरिट लिस्ट बनती है जो कॉमन मेरिट लिस्ट होती है। और उसके बेसिस में फिर आपको टोटल एनडीए में जाने का मौका मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 400 समथिंग इसमें सीट्स हैं और अब लड़कियों को जाने का भी इसमें मौका मिलना शुरू हो गया है। अराउंड 37 सीट्स आर रिजर्व फॉर दी गर्ल्स ओनली। ये है पहली एंट्री। इसके अलावा अगर आप साइंस स्टूडेंट थे क्लास 11th एंड 12th में ग्रेट। तो एक एंट्री आती है टीईएस एंट्री। ओके। अगर आपने एक लिमिटेड उसमें एक कट ऑफ दिया जाता है पहले से फॉर एग्जांपल 85%, उससे ऊपर अगर आपने स्कोर किया है एंड आपका जो एग्ज़ाम होता है जीई एग्ज़ाम, उसमें अगर आपका एक कट ऑफ उसमें भी अगेन डिसाइड करती है आर्मी, जी। उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको डायरेक्टली एसएसबी में आने का मौका मिलता है। आपका Okay. कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। वेरी नाइस। अगेन अगर आप एसएसबी क्लियर हो जाएंगे तो आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एकेडमी जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तीसरी एंट्री है एएफएमसी एंट्री। ओके। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया है, ये भी साल में एक बार होती है और इसमें डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको एएफएमसी जो कि पुणे में है वहाँ पे आपकी 5.5 साल की पढ़ाई होती है और आपको Okay. सेना में डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। Very 12th nice. क्लास के बाद ये 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप अफसर बनना चाहते हैं तो। ठीक अगर है। हम सैनिक की बात करें, सोल्जर एंट्री की बात करें तो जी। हम सब ने अग्निवीर का नाम सुना हुआ है। जी सर। तो यही अग्निवीर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों अपना अपना एग्जाम अलग कंडक्ट करवाती हैं। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि साल में 2 बार या 3 बार होगा। एज पर द रिक्वायरमेंट दे कंडक्ट एग्जामिनेशन। और इनके रिक्रूटिंग सेंटर्स हैं इंडिया में अलग अलग पार्ट के, जो देश के हर कोने में जाकर रैली कंडक्ट करवाते हैं और वहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आजकल एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। जो उस रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करता है तब स्टेज 2 में उसका फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद मेडिकल होता है।
जब इसमें भी अगर आप फिर आप मेरिट की बात करें, मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद जो जो कोर की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे मल्टीपल कोर्स है, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, तो उसके हिसाब से इनको उनके रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में भेज दिया जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद में वो अपने अपने रेजिमेंट्स में जाके सर्व करते हैं। एयरफोर्स और नेवी में थोड़ा सा डिफरेंट है। एयरफोर्स ने एक टेस्ट और इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें कि एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन भी होता है और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है इन एडिशन टू दी फिजिकल टेस्ट। ठीक है। जो उसको क्लियर करता है उसको ही वो आगे जाने का मौका देते हैं। थोड़ा सा उन्होंने एज कम्पेयर टू आर्मी थोड़ा सा ये एक आप कह सकते हैं एड ऑन है। नाइस। बाकी नेवी का भी सेम ऐसा ही है, तकरीबन रिटर्न है और उसके बाद फिजिकल्स है और उनका भी एक सेंट्रल मेरिट लिस्ट है। और नेवी में उन्होंने जो मेरिट लिस्ट बनाई वो स्टेट के हिसाब से भी बनाई है कि एक स्टेट से पर्टिकुलर इतने ही अमाउंट के जाएंगे, तो ये उन्होंने करके रखा हुआ है। और इस तरह से वो लोग अपनी अपनी रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुंच जाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद में दे गो टू देयर यूनिट्स। अग्निवीर में थोड़ा सा चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि अब पहले के मुकाबले जबकि आप रिटर्न क्लियर कर जाते थे और आपका सिलेक्शन हो जाता था तो यू वर परमानेंट, लेकिन अब थोड़ा चेंज हुआ है कि आपको 4 इयर्स तक सर्व करने का मौका मिलेगा और इसके बाद में एज पर द प्रेजेंट पॉलिसी 25% को रिटेन किया जाएगा और 75% को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जो 25% रिटेन हो जाएंगे वही परमानेंट सोल्जर्स कहलाएंगे। तो अगर आप 10+2 के बेसिस पे जाना चाहते हैं तो बेसिकली ये दो तरीके के एंट्री हैं। सोल्जर एंट्री में दो पार्ट में फिर से डिवाइड होता है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। जिसने साइंस की पढ़ाई की है 11th एंड 12th में वो टेक्निकल का पेपर दे सकते हैं और जिसने साइंस नहीं पढ़ाया हुआ है वो नॉन टेक्निकल का दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब ग्रेजुएशन के बाद आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज देने का मौका मिलता है, विच इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर टू दी एनडीए एग्जामिनेशन एट अ ग्रेजुएट लेवल। कॉमन एग्जाम है, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है, आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं और एज़ पर योर मेरिट अगर आप उस चीज़ को अचीव करते हैं तो आपको आपकी चॉइस की आर्म मिल जाएगी, अदरवाइज आपको आपका सेकंड बेस्ट चॉइस जो होता है वो मिलता है। जब आप सीडीएस के थ्रू जाते हैं तब उस वक्त आपकी ट्रेनिंग सिर्फ 1.5 ईयर्स की होती है और उसके एंड में आपका कमीशन हो जाता है और आप अपने रेस्पेक्टिव रेजिमेंट्स में जाके सर्व कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली, अगर आप कोई जाना चाहता है, अभी ज्वाइन करना चाहता है, तो ये बेसिकली दीज आर द फ्यू एंट्रीज। ओके, तो सर जैसे डिफेंस सर्विसेज में और भी सर्विसेज हम देखते हैं, वो भी एक तरह से देश की सेवा कर रहे हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया या कमांडोज हो गए, तो क्या ये इनके लिए भी अलग से एग्जाम होते हैं या ये एक इसी मिलिट्री और आर्मी का ही पार्ट है, उसमें उनको अलग से भेज दिया जाता है? मिलिट्री के अलावा एक पैरामिलिट्री फोर्सेज भी होती हैं जी। पैरामिलिट्री फोर्सेज में आईटीबीपी, सीआईएसएफ, ये सारे एग्जामिन, ये Okay. सारी स्ट्रीम्स होती हैं जी बेसिकली। सर। इनका जो एग्ज़ाम होता है ये अलग होता है। ओके। इनका एसएससी के थ्रू इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है और उनका जब वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद जाके उनके मेडिकल्स होते हैं और फिर वो अपनी अपनी अकेडमीज में जाके ट्रेनिंग करते हैं। जी। अगर आप बात करें एनएसजी की बात करें तो एनएसजी का कोई फिक्स कोई कोर नहीं है। वो वहाँ पे जो भी जाना चाहता है, सर्व करना चाहता है, वो वॉलंटियर सर्टिफिकेट भरता है, अच्छा। चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो जवान हो। सिमिलरली चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो सीआईएसएफ से हो, कहीं से भी हो, उन सब के लिए प्लेसेस और वैकेंसीज दे रखी हैं। जो वॉलंटियर होता है उसको बुलाया जाता है वहाँ पे, ये मानेसर में है, गुड़गांव के पास में। उनका प्रोबेशन होता है वहाँ पे। वो प्रोबेशन जब चलता है, उस प्रोबेशन में आपको मेंटल एंड फिजिकल टफनेस के लिए चेक किया जाता है और जो उसको क्लियर कर लेता है उसको वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है और उस पोस्टिंग के दौरान वो 2 साल के अप्रॉक्सीमेटली वहाँ रहता है और जब उसका टर्म खत्म हो जाता है तो वापस अपने पेरेंट आर्म में चला जाता है। चाहे आर्मी का था तो आर्मी में चला जाएगा और सीआईएसएफ का था सीआईएसएफ में चला जाएगा। तो ये एक तरह से डेपुटेशन है जिसमें वॉलंटियर लोगों को ही जाने का मौका मिलता है। ओके। और सर इसमें जैसे बिफोर वी गेट इनटू द करियर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इसमें एक लिमिट कितनी होती है? जैसे अभी आपने बताया कि 12 ईयर बाद आपको अनफॉर्चुनेटली रिटायरमेंट लेना पड़ा, बट तो एक मिनिमम से मैक्सिमम कितना टेन्योर होता है इस इन सर्विसेज में? जैसे हम और गवर्नमेंट सर्विस देखते हैं कि 60 ईयर है, किसी में 62 है, किसी में 58 है, तो आर्मी और डिफेंस सर्विसेज का क्या रूल है सर? ओके, इसमें जब आपका कमीशन हो जाता है, जैसे हम अफसर की बात करें इसमें तो इसमें एक बार अगर आप कमीशन हो गए और आप परमानेंट कमीशन हो तो आपको 54 ईयर्स तक सेवा करने का मौका मिलता है। 54 ईयर्स के बाद अगर आप चाहते हैं एक्सटेंड करना है इसको तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज री एम्प्लॉयमेंट। आप उसमें दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि आई वांट टू बी री एम्प्लॉयड। अगर आपने ये ऑप्ट किया तो आपको 4 साल एक्स्ट्रा करने का मौका मिलता है, दैट इज़ 58 ईयर्स तक। और जनरली जो भी ऑप्ट करता है उनको मिल जाता है ये, अदरवाइज 54 तक आपको करने का मौका मिलता है इसमें। ठीक है। और जैसा आपने बताया सर कि ये तीनों सर्विसेज का अलग रहता है, बट एग्जाम पर्टिकुलरली एक ही बॉडी कराती है, राइट? तो ये जैसे हमने आईआईएम देहरादून और इन सब का नाम सुना हुआ है, तो इसी तरह से ये एयरफोर्स और उनके लिए नेवी के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं? आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? जी सर। यस, सबके अपनी एकेडमीज हैं। आर्मी की अगर हम देखें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में है, जी। एयरफोर्स की एयरफोर्स एकेडमी है जो डुंडीगल हैदराबाद में है, अच्छा। और नेवी की केरला में है। ओके। तो जब सिलेक्शन हो जाता है तो दो, एक है सेंट्रल एजेंसी जो यूपीएससी है, वो एनडीए एंड सीडीएस के थ्रू
सेंट्रली सेलेक्ट करती है। इसके अलावा अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी उनके अपने खुद के एग्ज़ाम भी हैं जो वो साल में 2 बार करवाते हैं और उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करके अपनी अकेडमीज़ में भेज देते हैं। नेवी का कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं है, वो उन्होंने आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें या इंजीनियरिंग है उसमें जो एक बेसिक कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि एनीबडी हु हैज़ स्कोर्ड 85% से ज़्यादा वो अप्लाई कर सकते हैं और एक फिर वो लिस्ट बनाते हैं और उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुला के वो लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। Okay. और बाकी सोल्जर एंट्री के तौर पे यस, ये तीनों सेनाएं अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं और सिलेक्शन के बाद अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको भेज देती हैं। और जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में डेपुटेशन टर्म बहुत चलता है, तो अब ये क्योंकि डिफेंस सेक्टर अपने आप में एक अलग ही है और तीनों का अलग ही महत्व है, तो क्या इसमें भी कोई व्यक्ति या तो स्वेच्छा से या गवर्नमेंट की नीड के अकॉर्डिंग इन सर्विसेज में इंटरकनेक्टेड है, ये आपस में कहीं पे भी किसी को भी भेजा जा सकता है या ये टोटली डिफरेंट वर्टिकल्स हैं सर? ओके, आज तक ऐसा था कि ऐसी पोस्टिंग्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन लास्ट फ्यू ईयर से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश करना है तीनों सेनाओं के बीच में। इसीलिए आप देखेंगे कि कई ऑफिसर्स का, मिलिट्री ऑफिसर्स का आर्मी से नेवी में पोस्टिंग आनी शुरू हो गई है, नेवी की एयरफोर्स में आनी शुरू हो गई, क्योंकि देयर आर फ्यू इक्विपमेंट्स जो तीनों सेनाओं में हैं। तो अगर कोई इक्विपमेंट सिमिलर है तो उस पे काम करने वाले जो सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनका भी आपस में डेपुटेशन हो सकता है, इसलिए ऐसा होना शुरू हो चुका है। तो अगर इसकी समरी रखें तो मेनली जो टेक्निकल सर्विस वाले बंदे हैं उनका, या चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, उनका डेपुटेशन पॉसिबिलिटीज है। नॉन टेक का हो सकता है बहुत रेयर चांस है। यस, अभी शुरू हुआ है इसलिए अभी तो यस ऑब्वियसली अभी इट्स इन पायलट स्टेज कह सकते हैं अभी इसको। स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए अभी Great. इसके आगे फ्यूचर क्या होगा, कैसा Okay. होगा, ये लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते। तो ये तो हो गई सर अपनी बाहरी दुनिया की कैसे एंट्री करें। उस एंट्री के बाद में अंदर पे भी मैं जानना चाहूंगा कुछ चीजें। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा आपसे, जो हमारे युवा बच्चे हैं जिनके अंदर करेज है और जो चाहते हैं देश की सेवा करें, और हम चाहते थे और आपको सौभाग्य मिला, हमें नहीं मिल पाया, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं वो पहले इनिशियल स्टेज पे किस बात, ये एग्जाम और ये सब तो है ही, और आप जैसे लोग हैं उनको तैयारी कराने की, लेकिन वो किस माइंडसेट से इस चीज की तरफ आगे बढ़े, या मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने जैसे बोला, वो मेरी क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि आर्ट और दोनों फील्ड कवर हो गई, तो वो बट वो माइंडसेट क्या रखें? पॉजिटिव एटीट्यूड में हर कॉल पे बोलता हूँ सर, तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो है ही अगर आपको करना है, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेसफुल भी है, रॉयल भी है, बहुत सारी चीजें वो आप बताएंगे आगे, बट एक इनिशियल एंट्री पॉइंट से पहले क्या माइंड में रख करके वो इसके प्रति तैयारी करें? क्योंकि तैयारी करेगा और अगर अच्छे माइंडसेट से करेगा तो आज आप कह ही रहे हैं कि पोजीशंस निकलती हैं तो सिलेक्शन भी होगा, एक नहीं तो 2 बार, और कितने अटेम्प्ट्स इनको पॉसिबली मिलते हैं? ओके, सी जब हम डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं तो ये एक जॉब नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं कि हम सर्व कर रहे हैं जी। सर्व अगर आप हिंदी में बात करें तो इट इज़ सेवा। सेवा निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो एनीबडी जो भी तैयारी कर रहा है, अगर उसके अंदर सेवा का भाव है तब जाकर ही और शी शुड थिंक अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ का जैसा आप बता रहे थे स्ट्रेसफुल है माहौल। यस, कई बार साल में हमको सही वक्त पे छुट्टियाँ भी नहीं मिल पाती, इमरजेंसीज कभी भी हो सकती है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कभी भी हो सकता है। तो जो भी कैंडिडेट देश को वैल्यू देता है, देश के बारे में सोचता है, वो मोस्ट आइडियल कैंडिडेट बनता है इसके लिए। और कोई जॉब के तौर पे अगर आ रहा है तो वो आने के बाद में उसको मुश्किलें होंगी अगर वो अपने इंटरेस्ट को सामने रखता है तो सबसे पहली सोच तो होनी चाहिए कि उसकी सेवा की सोच होनी चाहिए। शुरू से ही वो अपने स्कूल और कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज़ का हिस्सा होना चाहिए जिसमें कि वो दूसरों के लिए काम करता है। हमारे स्कूल एंड कॉलेज में आप देखिए एनसीसी होता है, एनएसएस होता है, ये मोटिवेट करते हैं, स्काउट एंड गाइड्स ये मोटिवेट करते हैं कि आप समाज के लिए काम करिए। तो जिसको बचपन से उस चीज़ का शौक है, ये यूनिफॉर्म पहनने का शौक है, वो है मोस्ट आइडियल कैंडिडेट मेरे लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स को ही बेसिकली ये सब चीज़ें ऑप्ट करनी चाहिए पहली बार, तो उनको यहाँ पे काम करने में मज़ा आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कि और माइंडसेट क्या रखा जाए इसका, तो माइंडसेट इन द सेंस कि देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो इतना भी बेसिक नहीं है। इट रिक्वायर्स गुड, क्योंकि जब आप सेना में आएंगे इट इज़ गोइंग टू बिकम टेक्निकल फोर्स। माइंड चाहिए आपको, थिंकिंग कैपेबिलिटी चाहिए, तो आपको पढ़ाई लिखाई शुरू से सीरियस लेनी पड़ेगी। तो सेवा का भाव रखिए, पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सीरियस लीजिए आप, तो ऑटोमेटिकली आपका जब इसमें सिलेक्शन होगा तो आप यहाँ की ट्रेनिंग को भी पूरा कर पाएंगे, इक्विपमेंट्स को समझ पाएंगे, अपने जॉब को समझ पाएंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाएंगे और अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं। और एट द एंड कि अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसको खेलकूद में मज़ा नहीं आता, फिजिकल एक्टिविटीज़ में मज़ा नहीं आता, तो उसको बहुत ही मुश्किल होने वाला फिर।
तो स्टूडेंट को शुरू से ही खेल कूद के प्रति, फिजिकल एक्टिविटीज़ के प्रति, दौड़ भाग के प्रति अपना रुझान रखना चाहिए, ताकि वो इस सेवा में जब वो आएगा सर्विस में जी तो बहुत अच्छे से काम कर पाए। ग्रेट ये 3 चीज़ें हैं। नाइस। तो आई थिंक सर आपने जो ये बात रखी, इसी से मेरा जो क्वेश्चन है बिफोर वी गेट इनटू द इंटरनल लाइफ ऑफ द सोल्जर और ऑफिसर, ये जो फेज है सिलेक्शन वाला, उसमें होता है पहले रिटर्न, मेडिकल एंड देन इंटरव्यू, राइट? तो इन तीनों में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? अगर मैं फिजिकल की बात करूं, जैसे हाइट का होगा कुछ या आइज का होगा, जो बेसिक लोग ध्यान रख सकते हैं और अपने आप को उस हिसाब से पहले से फिट रख सकते हैं, ताकि लास्ट मिनट पे जाके उनको निराशा ना लगे, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड होंगे। और इंटरव्यूज की कोई अगर टिप्स आप इनिशियल स्टेज पे बताना चाहें, तो ये जो फेजेस हैं तीनों, देन दे विल गेट इनटू दी सर्विस, तो वो सर आप प्लीज। अगेन इसमें एंट्री के लिए जैसे आपको मैंने बताया था, एक ऑफिसर एंट्री होती है और एक सोल्जर एंट्री होती है। मैं सोल्जर एंट्री से शुरू करता हूँ। बिल्कुल सर। हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग टाइप के लोग हैं हर जगह, तो सबका जो बॉडी बिल्ट है वो भी डिफरेंट है। तो एक जो हाइट है वो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस को बिलोंग करते हैं। अच्छा। अगर आप राजस्थान से हैं तो यहाँ की जो मिनिमम हाइट है ये 160 के अप्रॉक्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाकों से हैं तो 157 भी अगर आपका है तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली लड़कियों के लिए भी अलग अलग ये मापदंड रखेंगे। ये जब हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं उसके बाद ही कमेंट कर सकते हैं, इससे पहले नहीं, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग रहता है सबके लिए। तो सबसे पहले तो अपनी हाइट आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देन देयर आर फ्यू थिंग्स जो मेडिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं आपको, वो है फ्लैट फुट की, पाम स्वेटिंग की। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है, परमानेंट मेडिकल इन्फिट कर देता है आपको। तो अगर आपके पास शुरू से ही ऐसा कुछ है, या लॉक नीज की, अगर ऐसा है तो आप शुरू से ही क्यों ना मेडिकल पहले ही एक बार आप किसी डॉक्टर से मिलकर ये सब चीज़ें पहले ही आप चेक करवा लें। अदरवाइज बाद में आपने तैयारी भी की, सब कुछ भी किया और आपका टाइम इसमें फिर लॉस हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा 8th 9th क्लास में है, 10th क्लास के आसपास है और वो फौज के लिए इच्छुक है, तो ये चीज़ वो आज ही चेक करवा ले और उसके हिसाब से ही वो आगे अपना प्रोसीड करे। जी। ये जब हो जाता है उसके बाद में फिर मेडिकल का भी एक इनका बहुत ही स्टैंडर्ड है, आई साइट कितनी होनी चाहिए एंड बॉडी का कौन सा पार्ट कैसे है, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे होने चाहिए, तो इनका भी एक लिस्ट है। इनका नोटिफिकेशन जब आता है तो बहुत ही डेप्थ के साथ सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। तो आप मेडिकल एस्पेक्ट से वहाँ से एक बार चेकअप करवा के आप एश्योर हो जाइए और उसके बाद जाकर इस एग्ज़ाम को सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम ऑफिसर्स की एंट्री की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं है मेडिकल में, ठीक है। हाइट का उसमें भी है कि फीमेल का 157 है, बट अगेन ये चीज़ मैटर करती है कि आप किस प्लेस को बिलोंग करते हैं। तो ये हम स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकते। नहीं बिल्कुल मेडिकल पार्ट है, मेडिकल में कोई रियायत नहीं है किसी तरह की, 100%। ठीक है। और ये सब कुछ चीज़ें होती है जिनका कोई टेम्प्रेरी बेनिफिट भी नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जो इंप्रूव की जा सकती है, उसमें आपको टेम्प्रेरी बेनिफिट करके बोला जाता है, और कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंट बेनिफिट होती है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होता। बिल्कुल। अगर टेम्प्रेरी है तो आप उसको दोबारा ठीक करा के 6 मंथ्स के अंदर दोबारा से आप आइए, ये था दोबारा से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फिर से। तो ये चीज़ें होती है मेडिकल पार्ट से। जी। फिर बच्चा, अब इसके बाद में आता है अपना इंटरव्यू, राइट? तो उसमें क्या क्या रहता है सर, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बच्चे जस्ट एक नॉलेज के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से? तो जिसने भी रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया उसको एसएसबी कॉल करती है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसका नाम है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के अपने सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स हैं। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे 2 स्टेज में आपको टेस्ट किया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जिसको बोलचाल की भाषा में स्क्रीनिंग भी बोला जाता है, अप्रॉक्सीमेटली मानिए अगर 100 कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं तो टेंटेटिवली 30-35 के आसपास ही वो लोग रखते हैं और बाकी को फर्स्ट डे ही रिलीज़ कर देते हैं। इससे पहले वो उसका एक टेस्ट लेते हैं जिसमें कि वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है, जिसको ऑफिसर रेटिंग, इंटेलिजेंस रेटिंग बोला जाता है। उसके बाद उनका ग्रुप डिस्कशन होता है, एक पिक्चर परसेप्शन होता है। तो इसके बेसिस पे वो एक आइडिया ले लेते हैं कि इसके अंदर में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है या नहीं है। जिसके अंदर में क्वालिटी कम पाई जाती है उसको पहले दिन रिलीज़ कर देते हैं, और जो रुक जाते हैं उनको नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पे उनके साइकोलॉजी टेस्ट की जाती है, उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जिसमें एक सीनियर ऑफिसर इंटरव्यू लेता है उनका, और एक जीटीओ ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है जो ग्रुप में आपके पर्सनैलिटी को देखता है। ये तीनों के तीनों आपके अंदर 15 OLQs खोज रहे हैं। अगर तीनों मैच कर जाते हैं, तीनों की रिपोर्ट ये बोलती है, असेसमेंट ये बोलती है कि यस इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। और अगर मिसमैच हो जाती हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें जो रेशियो ऑफ सिलेक्शन है, इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। आप मान के चलिए कि अगर 100 ने रिपोर्ट किया था तो सिलेक्शन 2-3 के आसपास ही एवरेज होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और सीट्स भी अगर आप देखिए एकेडमीज़ में तो वेरी लिमिटेड सीट्स, तो इसीलिए कई होने के बावजूद भी काफ़ी सारे मेरिट आउट हो जाते हैं और उनको दोबारा रीअपीयर करना पड़ता है। ओके। अच्छा, तो लेकिन सर इससे क्या एक मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि मैं बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ देता हूँ,
तो हम बच्चों को ये भी कहेंगे कि भाई आप निराश मत होइएगा। तो जैसे कितने चांस मिलते हैं, जैसे क्योंकि मेडिकल का जो आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर दे ही दिया था, बट मेरे भी यही नॉलेज थी कि जैसे जो कुछ जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड हैं उनके लिए आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम दे करके आप रीअपियर वही, बट लेकिन प्रोसेस आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, एग्जाम फिर से देना पड़ेगा ताकि आप उस मेडिकल लेवल तक पहुंच पाए। तो वो कोई अगर आप टाइम बताना चाहें कि इसी तरह से इंटरव्यू में भी आप कब तक वापस रीअपियर हो सकते हैं? 16.5 से आपका चांसेस स्टार्ट हो जाता है, और एनडीए को अगर हम देखें तो जी। 19.5 तक चलता है। तो अगर आप साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है तो आपके टोटल आप देख लीजिए 3 इयर्स हैं, तो 6 चांसेस आपको मिल गए। ओके। अगर आप टीएस के लिए भी एलिजिबल हो गए तो उसके भी 6 चांस, तो 6 + 6 12 हो गया आपका चांस। जी। तो आई थिंक इतना चांस काफ़ी होता है किसी के लिए भी। और जैसे ही अगर आपका 19.5 होता है तब तक आप ग्रेजुएशन अगर शुरू कर चुके हैं तो आपका 20, साढ़े 20, 21 तक ग्रेजुएशन भी खत्म हो जाएगा। ग्रेजुएशन खत्म होते ही आपका 20 साल से स्टार्ट हो जाता है और 25 साल तक आपको फिर चांस मिलता है एज अ ग्रेजुएट। तो 16.5 से लेके 25 साल तक का ये 9 साल का जो सफ़र है आपका, 10 साल का अप्रॉक्सीमेटली, 2 चांसेस पर ईयर, तो 20 चांसेस तो आपको पक्का मिल गए सिंगल एक एग्ज़ाम के बेसिस पे। इसके अलावा हर आर्म अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, एयरफोर्स अपना अलग से करवा रहा है, आर्मी भी करवा रही है, उसके चांस ऐड कर लीजिए। तो कुछ भी करके अगर कोई सीरियस है तो उसको 8-9 सालों में कम से कम 16-17 चांस मिलेंगे, और आई थिंक इट इज़ मोर देन एडिक्वेट। अगर कोई Okay. दिल से तैयारी करता है तो पक्का इसको क्लियर कर पक्का हो जाएगा। बट फिर भी जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बच्चे होते हैं कि वो क्या है, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, और आजकल हम इंडियन ट्रेडिशन में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोग किस्मत को भी बहुत मानते हैं। Yes. भले ही तैयारी है, हम कहेंगे भैया आप लिखोगे नहीं पेपर में तो आंसर कैसे आएगा, लेकिन बोलेंगे नहीं यार मेरी किस्मत नहीं होगी, तो वो किस्मत को कोसने लग जाते हैं। Okay. तो अब चूंकि ये तो थी देश की सेवा, हम्म, और अगर चलिए देश की नहीं तो क्यों ना देश के लिए हम तैयार करते बच्चे। तो जैसे हम कई और दूसरे प्रोफेशंस में भी देखते हैं जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, मैंने बात भी करी थी आईपीएस से, तो वो कहते हैं कि जैसे अगर नहीं हुआ तो बच्चे अपना प्रोफेशन में जैसे टीचर बन के उन बच्चों को तैयार करने में वो अपना हुनर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोसेस तो देख ही लिया तो अब चीजें तो पता लगी गई। तो क्या इसमें भी वो बच्चे ऐसा जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए, सारा कुछ कर लिया, कोशिश कर ली, रीच भी पहुंच गई वहां तक, लेकिन लास्ट स्टेज पे जाके कुछ ना कुछ रेयर चांस के कारण ही वो नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है मे बी समवन इज बेटर देन हिम और हर गॉट इनटू दैट पोस्ट, और एज ए लिमिटेशन दे कांट टेक एवरीवन। तो उन बच्चों को थोड़ा सा अगर अपन मोटिवेट करना चाहें तो उनके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बाद? आप कहना चाहते हैं अगर वो ग्रेजुएट भी हो गए और उन्होंने अटेम्प्ट भी सारे कर लिए, बट वो ही कह सकते हैं कि शायद हो सकता है उनकी किस्मत नहीं हो, उनको यही किस्मत ने लिखा हो कि नहीं आप बाहर रह करके देश की सेवा करिए, देश के लिए लोगों को तैयार करिए। तो ऐसे लोगों को किस तरह से वो इससे इनडायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें, उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, दे नो, यस कई बार होता है कि आप नहीं कर पाए, ठीक है, टाइम प्रेशर की वजह से आप घबरा जाते हैं, मल्टीपल रीजन जिससे आप नहीं कर पाए, लेकिन आपको चीज़ें आती हैं जी। तो अगर चीज़ें आती हैं तो रिटन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम का पेपर कैसा आता है, हाउ टू अपीयर, मॉक टेस्ट कराना, तो रिटन में आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल्स की बात करें, दौड़ना भागना, अगर वो फिजिकल में अच्छा है तो दौड़ना भागना सिखा सकता है, बॉडी स्ट्रेंथनिंग सिखा सकता है, जो जो टेस्ट वहाँ आते हैं जैसे चिनअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, सिटअप्स हो गए, तो इसकी ट्रेनिंग भी करा सकता है। तो यस, काफ़ी लोग हैं जो ऐसा करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पैशन फॉर दी फोर्सेज, वो ऐसा प्रिपरेशन कराते हैं और डेफिनेटली करा सकते हैं, और लोगों में क्रेज़ है हमारे कंट्री में, तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई फौजी रिटायर होकर आकर कराएगा, तो जब तक वो रिटायर होकर आता है उसकी भी एज हो चुकी होती है, बिल्कुल। तो वो जोश शायद साथ में दौड़ना और साथ में करना कई लोग करते हैं, लेकिन अगर वो यंग एज पे करें तो मे बी वो ज़्यादा अच्छे से एसोसिएट कर पाएगा कैंडिडेट्स की माइंडसेट को और प्रिपेयर करा पाएगा। अच्छा, इसमें सर क्योंकि मैं थोड़ा गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बताता रहता हूँ हर टॉक पे, जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोफाइल्स होते हैं, तो इसमें क्या जैसे ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जैसे उनके डिफेंस से कोई आकर के थोड़ा सा बच्चों को कहीं गाइड करना चाहे, या तो इस तरह के वो लोग ऑप्शन देते हैं बताने के लिए, अगर वो प्रॉपर तरीके से सेटअप कर रखा है और उसने सारी चीजें पेपर वाइज और सब कुछ सेट है, तो क्या उन लोगों को वहां से ऐसा कुछ सपोर्ट मिलता है कि गेस्ट लेक्चर्स वगैरह, जिससे कि और बच्चों को करंट में क्या चीजें चल रही हैं उसके? बिल्कुल, जो कई सारी एकेडमीज़ हैं जी, दे, और अगर स्पेशली वो एकेडमीज़ आर रन बाय दी रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन्स, तो फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन दे कैन गो, वहाँ का जो भी नियरेस्ट मिलिट्री स्टेशन है उनसे कांटेक्ट करते हैं। और हम भी तो चाहते हैं, डिफेंस चाहती है कि यूथ आए, और जब कोई ओहदे वाला अधिकारी, सीनियर ऑफिसर आके जब उनको मोटिवेट करता है तो दे गेट मोटिवेटेड वेरी इजीली। तो ऐसा होता है कि जो भी एकेडमी चल रही है वो उनसे कांटेक्ट करती है। एकेडमीज तो बहुत मतलब दूर की बात है, स्कूल्स, इनफैक्ट स्कूल्स भी जाते हैं, और स्कूल में भी इनके गेस्ट लेक्चर्स होते हैं और सीनियर ऑफिसर्स आके मोटिवेट करते हैं, ताकि जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं आगे चल के यूथ ये ज्वाइन करे डिफेंस सर्विस को और हमें बेस्ट मटेरियल मिले देश की सेवा करने के। तो यस, होता है। ग्रेट। तो आई थिंक अपन ने बाहरी दुनिया की तो बहुत बात कर ली, अब आइए चलते हैं अंदर
क्योंकि आपने अंदर भी अच्छा खासा समय बिताया है और आपने एक फेज भी मेजर तक, जहां तक मेरी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, मेजर बनने में भी टाइम लगता है, इमीडिएटली कोई मेजर नहीं बन जाता। तो मैं चाहूंगा सर कि शुरुआती फेज से लेकर के एक मैक्सिमम जो हम सुनते हैं कर्नल या जो ऑल स्टाफ का जो हेड है उसकी क्या पोजीशन होती है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम बच्चों को उसी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी एक, आज जो हमारे आर्मी चीफ हैं या हेड हैं, उनका नाम आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा, मैं गलत ना ले लूं, तो वो उस लेवल तक भी आप भी पहुंच सकते हो। तो इस फेजेस के बारे में सर थोड़ा सा जानकारी दें। ओके, जब भी आप ज्वाइन करते हैं एज अ ऑफिसर, तो सबसे पहले एकेडमी में आपको रैंक मिलता है कैडेट का। कैडेट के बाद आप बनते हैं जेंटलमैन कैडेट। अगर हम नेवी में जाएं तो नेवल कैडेट, और एयरफोर्स में जाएं तो फ्लाइट कैडेट हो जाता है। जब आप ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको जो पहला रैंक मिलता है वो है लेफ्टिनेंट का। एज ए लेफ्टिनेंट जब आप 2 साल सर्विस कर चुके होते हैं तब आपको रैंक मिलता है कैप्टन का। एज ए कैप्टन जब आप 4 ईयर्स तक सर्विस कर लेते हैं, दैट मीन्स टोटल 6 ईयर्स, तब आपको रैंक मिलता है मेजर का। और उसके बाद अगेन जब टोटल सर्विस आपकी 13 ईयर्स हो जाती है तब आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद में देन देयर इज़ अ बोर्ड। वो बोर्ड डिसाइड करता है कि कितने लोग अब कर्नल के रैंक पे जाएंगे, क्योंकि जब आप कर्नल बनेंगे तो आप यूनिट को कमांड करेंगे। जितनी यूनिट्स हैं उतने ही कर्नल बन सकते हैं, उससे ज़्यादा कर्नल नहीं बन सकते। तो देयर आर मेनी पीपल हु आर कॉम्पिटेंट, लेकिन इसके सीट्स वैकेंसीज नहीं है। इसकी वजह से सिर्फ जो टॉप है वही चूज़ होता है, और उसके अलावा बाकी जो होते हैं वो उनका जो कैरियर है वो लेफ्टिनेंट कर्नल पे रुक जाता है। ओके। उसके बाद अब जिनका रुक गया है उनको 26 ईयर्स तक टोटल सर्विस करना पड़ता है। उसके बाद जाके उनको रैंक ऑफ कर्नल मिलता है, जिसको टाइम स्केल कर्नल बोला जाता है। ओके। जिनको सही वक्त पे जिनका सिलेक्शन हो गया उसको सिलेक्शन ग्रेड बोलते हैं। अब जिनका सही वक्त पे सिलेक्शन हो गया एज अ कर्नल, फिर वो यूनिट कमांड करते हैं। और उसके बाद अगेन यहाँ से एवरीथिंग इज सिलेक्शन, ओके। कि एक पर्टिकुलर सर्विस करने के बाद एज अ कर्नल सभी कर्नल्स का एक फिर से बोर्ड होगा, और वो डिसाइड करेगा कि कितने ब्रिगेडर बनेंगे। क्योंकि अगेन जब आप ब्रिगेडर बनेंगे तो ब्रिगेड कमांड करेंगे आप। अगर उतनी ब्रिगेड्स ही नहीं है तो उतने ब्रिगेडर आप बना भी नहीं सकते। तो अगेन एज पर द रिक्वायरमेंट जितने बनते हैं वो बन जाएंगे, और जो नहीं बनते उनको उसी रैंक पे फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। सिमिलरली इसके ऊपर मेजर जनरल बनने के लिए भी बोर्ड होता है, मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के लिए भी होता है, एंड फाइनली जनरल के लिए तो होता ही होता है। तो इसीलिए दिस इज़ द वे। और टोटल सर्विस अगर आप जनरल बन जाते हैं तो यू कैन सर्व बियॉन्ड 58-60 तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पहले हैं आप तो 54 तक ये करने, 58 तक करें। तो जो अभी सर जो डिफेंस ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं, तो वो किस उससे हैं सर अभी, मतलब अगर आपको नॉलेज हो थोड़ी बहुत, कि वो मतलब आर्मी बैकग्राउंड से हैं या उनका एक जनरल तीनों से कनेक्शन रहा है? नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सर मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे जो अभी जो सर हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो डेफिनेटली उनका आर्मी में, और एक शायद अभी नई पोजीशन बनी थी जिसमें कि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी बनाए गए थे। तो वो दोनों का क्या इसी से बैकग्राउंड है या उनका अलग रहता है प्रोसेस? नहीं, वो जब भी उस, जो आप सीडीएस की बात कर रहे हैं, जब भी सीडीएस बनेंगे वो तीनों सेना में से कि कोई भी हो सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो आर्मी से ही होंगे। अच्छा। ठीक है, तो इससे पहले जो थे, जो प्रेजेंट है और जिससे पहले थे जनरल रावत, जी। वो भी हमारे आर्मी से थे, और प्रेजेंट भी हमारे चौहान सर जो है वो भी आर्मी से ही है। तो इस वक्त तक है, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है कि कोई एयरफोर्स के भी हो या नेवी के भी हो, ऐसा हो सकता है, कोई दैट इज नॉट एन इशू। तो अब सर इसमें थोड़ा सा आप इंटरनल लाइफ के बारे में बता दीजिए कि कैसी लाइफ रहती है, क्या करना पड़ता है, क्या रेगुलर, और एक जैसे जवान की लाइफ और एक ऑफिसर की लाइफ में कई, क्योंकि लोगों के मिथ बहुत हैं, तो क्या ऑलमोस्ट सबकी सेम रहती है? और आपने जैसा बोला डॉक्टर के लिए अलग रहता है, क्योंकि एक मैं टचवुड लॉयर से भी मिला था वो, और तो वो कह रहे थे कि लॉयर भी होते हैं, तो जैसे कि बाहर ही दुनिया है वैसे ही अंदर भी सबकी अलग सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन डिपार्टमेंटों में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहता है? डॉक्टर का तो सबको पता है, वकील का भी एक फॉर एग्जांपल एलएलबी जरूरी होती होगी, बट उनको एंट्री शायद एसएसबी के थ्रू ही मिलती होगी। तो वो थोड़ा सा अगर आप उस पर रोशनी डालना चाहें। इंडियन आर्मी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। उसमें आप इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, उसके बाद इंजीनियर्स, ईएमई, एयर डिफेंस, देन सर्विसेज में हम आर्मी सर्विस कोर, देन एओसी, बहुत सारी हैं। जब आप कमीशन होते हैं तो उस वक्त आपकी मेरिट एंड वैकेंसीज इन दीज कोर्स, उसको देखते हुए सब जगह इक्वल अलॉटमेंट किया जाता है। आप यस, हमें मौका मिलता है कि हम भी मांग सकते हैं हमें क्या चाहिए, और अगर आप मेरिट में स्ट्रांग है तो आपको वो चीज़ मिलती भी है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपसे 3 चॉइस मांगा जाता है, तीनों में से कुछ भी आपको मिल गया तो ये माना जाएगा कि आपको आपकी चॉइस मिल गई है। तो 3 में से तो एक मिल ही जाती है किसी को भी। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती है, जैसे आपने लॉयर का बताया, तो लॉयर के लिए हम लोग जब आप उसका नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसमें साफ लिखे रहते हैं दैट यू शुड बी अ एलएलबी, बट लेकिन जब उसका एसएसबी होगा, वो सब कुछ होगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर्स। कोई भी आएगा हमारे पास में
तो उसका एसएसबी होगा ही होगा, उसके बिना अच्छा, नहीं आ डॉक्टर में नहीं है। सकता। डॉक्टर्स के लिए कोई एसएसबी नहीं है, लेकिन उनमें एक टेस्ट है, जब उनका सिलेक्शन होता है तो उनका भी एक कॉन्फ्रेंस टाइप होता है, इंटरव्यू होता है, जी। उसमें 2 स्टेजेस होते हैं। उसमें नॉट एग्जैक्टली लाइक एसएसबी, बट इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी साइकोलॉजी एंड मिलिट्री सूटेबिलिटी को देखती है, और जो सही पाया जाता है उसी को लेते हैं। हो सकता है आपके नंबर बहुत ज़्यादा हो, आप टॉपर हो रिटन में, लेकिन आपके साइकोलॉजी वाज फाउंड कि नहीं, ये वैसा सूट नहीं कर रहा मिलिट्री को, तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो उस टाइम पे चेक कर लिया जाता है इसको। और यहाँ आने के बाद सबका रोल बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप जिस कोर में गए हैं, उस कोर का क्या काम है, वही आपका काम बन जाता है। और अगर हम बात करें कि एक जवान की लाइफ और एक ऑफिसर की लाइफ में क्या डिफरेंस है, देखिए ऑफिसर का काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ही इज़ अपॉइंटमेंट होल्डर, वो जिम्मेदार होता है, इंश्योर कराना उसका काम होता है, लीड करना उसका काम होता है, और उसकी बात को फॉलो करके एग्जीक्यूट करना ग्राउंड पे, ये जो हमारे नीचे के जो रैंक्स होते हैं वो वाले होते हैं। तो हर कोई जब भी किसी भी यूनिट में जब जाता है तो उसका एक फिक्स काम होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कि मैं आपको क्यों ले रहा हूँ, इट इज़ पहले से रिटर्न। वो जब आता है तो अपना एक डेफिनेट रोल प्ले करता है। यस, हर रैंक के हिसाब से उसका काम छोटा, और जैसे जैसे वो सीनियर होता जाता है काम उसका बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर हम डे टू डे की बात करें तो हमारे जो काम होते हैं वो है ऑपरेशन से संबंधित, हमारे काम होते हैं ट्रेनिंग से संबंधित, और हमारे काम है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित। ये 3 डिफरेंट टाइप के काम हमारे यूनिट में हर वक्त चल रहे होते हैं। एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रेनिंग का हिस्सा माना जाता है। इक्विपमेंट के ऊपर जब हम काम करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखेंगे हमारी जो दिनचर्या होती है वो फिजिकल फिटनेस से लेकर इक्विपमेंट पे काम करने से लेके हम वॉर टाइम में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, वो जो हम डिस्कशंस करते हैं वो हो रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ जिसमें एचआर मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, ओके। बिकॉज मैन पावर है तो, प्लस साथ में फैमिलीज़ भी हमारे साथ में जी। रहती हैं, तो जी। फैमिली की जिम्मेदारी, एजुकेशन की जिम्मेदारी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्मी को साथ साथ में करना पड़ता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड में आता है। तो जी। डे टू डे अगर हम बात करें तो ये तीनों चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर टच होती हैं, और हमको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। ऑफिसर को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जवाबदेही बनती है, जबकि नीचे के जो छोटे रैंक्स होते हैं उनको ग्राउंड पे वो काम करना होता है। तो ये है जो बेसिकली डिफरेंस है ऑफिसर एंड जवान में। ओके। और सर इसमें जैसे हम हर जगह हमें अप्रिसिएशन मिलता है और हम देखते भी हैं, कई तो जो टीवी पे आते हैं तो वो मेडल्स तो दुनिया जानती है, उसके अलावा भी हमारे अच्छे काम के लिए इंटरनली भी, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होता है, सब जगह ही होता है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सब जगह, ताकि वो एक मोटिवेशन होता है। तो इस तरह के मोटिवेशन के लिए भी इंटरनली भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और आपको भी ऐसा कोई सौभाग्य मिला सर, अगर आप हमारी जनता के साथ और बच्चों के साथ शेयर करना चाहें, तो ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि आपको इस तरह के कोई वीर, जैसे वीर चक्र तो एक मतलब मेरे जो नॉर्मल नेम सब जानते हैं, बिल्कुल। वो इस तरह की जो एक उपाधि होती है, उस तरह की उपाधि मिल, और क्या उससे आपको बेनिफिट मिलता है? क्योंकि आजकल की दुनिया क्या है, हर जगह वो बेनिफिट जरूर देखती है, चाहे भले ही वो कितना भी बड़ा देशभक्त हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में होगा कि यार इससे मेरे को क्या और चीजें मिल सकती हैं। तो उस तरह का अगर आप बताना चाहें सर। किसी भी संस्था में जब काम होता है तो हम अच्छा काम करने वाले को ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, उसको रिवॉर्ड भी करते हैं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू हमने डिफेंस फोर्सेस में भी किया है। और 1 ईयर के साइकिल में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा सोल्जर था या कौन सा ऐसा ऑफिसर था जिसने अपना जो डोमेन है उस डोमेन से बाहर निकल कर कुछ काम किया है, और जो भी वो काम ऐसा करता है तो उसको उसके बदले उसका रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन ज़रूर मिलता है। हम इसको कमेंडेशन बोलते हैं, ठीक है, कमेंडेशन कार्ड, देन वी कॉल इट साइटेशन ऑल्सो। और साइटेशन देने का जो मिनिमम अधिकार होता है वो हमारे कमांडर से शुरू होता है। तो कई लेवल के हैं, चीफ़ का साइटेशन बोलते हैं उसको, चीफ़ का कमेंडेशन कार्ड बोलते हैं, देन हमारे जो आर्मी कमांडर्स होते हैं उसका डिव कमांडर होता है, इन सब के हमको मिलते हैं। और जो अच्छा काम करता है यूनिट से हम उसका नाम फॉरवर्ड करते हैं, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस साइकिल में कौन सा जवान है जिसने अच्छा काम किया, कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसने काम किया है, और उसके बाद उनका नाम फॉरवर्ड करके साथ में लिखना पड़ता है कि ऐसा क्या काम इन्होंने किया था जिसकी वजह से हम इनको रेकमेंड कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए। और फिर अगेन जब ये ऊपर जाती है चीज़ें तो इसका भी एक बोर्ड होता है और देखा जाता है कि किसका काम वाकई सराहनीय है, ब्रेवरी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और जिसका भी ऐसा काम होता है उसको हम इस चीज़ के लिए सम्मानित करते हैं, और उसको 26 जनवरी एंड 15 अगस्त के ओकेशन पे इनके नाम आते हैं, और उनको फिर वो कार्ड यहाँ पे एक मेडल टाइप होता है वो लगाने का मौका मिलता है। और रहा सवाल आपका कि मेरे को मौका मिला कि नहीं मिला, यस, नाम तो कई बार गया, लेकिन समाव मैं जिस बार भी गया मुझसे अच्छे लोग थे मौजूद, और इसलिए नहीं सर, लेकिन इसलिए हमें आपसे मिलने का सौभाग्य मिल गया, वही हमारे लिए बहुत है सर, ये तो एक अच्छी बात है। बट क्या है कि बच्चों को,
अच्छा, और इससे सर एक चीज और उभर के आई मेरे पास, वैसे तो आपने बताया कि सबका प्रोसेस है और पोस्टिंग आपने अभी कई जगहों के नाम लिए, वो उसमें कई पहाड़ी एरियाज भी थे, तो इन पोस्टिंग्स का भी कहीं ना कहीं आपके फिजिकल फिटनेस से कंसर्न रहता है या ये भी रैंडम हो जाती हैं? जैसे अगर हम अभी हमने सबसे ज्यादा तो जो शायद लेह लद्दाख की सबसे वैसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फीला है और -डिग्री बताते हैं, और नॉर्मल आदमी तो वहां पे चढ़ भी नहीं सकता, आप लोगों को तो हमारी देश की सेवा कर ही रहे हैं, तो उन जगहों पे जाने के लिए क्या अलग से ट्रेनिंग दी जाती है या उसमें आप जैसे ही कैडेट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहते हैं उनके पास में, कमांड्स के पास में, तो वो उनमें से ही किसी को चुन के भेजते हैं? और अब तो और हाईटेक हो गया, हम तो उस जमाने की बात करें जब आप और हम भी बच्चे थे, तो वो तो सेना तो हमारी सेवा तब से ही कर रही है, वो सेवा भाव से। अब तो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, बहुत कुछ है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और लोग जान भी रहे हैं, बट उस समय से लेके अब तक में क्या अगर अंतर आया हो या कोई अगर पैरामीटर सेट है सर, अगर जो पब्लिकली बताने लायक हो प्लीज? ठीक है, श्योर। जो भी हमारे हार्ड एरियाज होते हैं, हाँ हम हाँ, लोग उसको अपन हार्ड एरिया ही बोलेंगे एक टर्म में। हार्ड एरिया, पीस एरिया, ऐसे हम करके दें। फिर जी then अगर जी जहाँ पे इंसर्जेंसी है तो उसको इंसर्जेंसी एरिया जी बोला जाता है। जी। तो जब हम यहाँ पे भेजते हैं रेजिमेंट्स को, तो ये नहीं देखा जाता है कि कौन कहाँ से ट्रेनिंग करके आया है, क्या ओके। है। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेजिमेंट को मिलती है, अच्छा। या किसी इंडिविजुअल को होता है कि आपकी पोस्टिंग वहाँ आ गई, ठीक है। तो अगर जब आपकी पोस्टिंग आती है तो आप ये कहीं से नहीं देखा जाता कि आपका कैलिबर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब भी आपकी नाइस। पोस्टिंग आती है इन सब जगह पे, तो यहाँ पे इनके स्कूल्स बने हुए हैं। अच्छा। तो दे आर द वन जो आपको प्रिपेयर करते हैं इस चीज़ के ओके। लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग आ गई, जी तो हाँ। जब आप वहाँ रिपोर्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे एक्लिमेटाइज किया जाएगा, स्टेजेस बाय स्टेजेस। 4 स्टेज का एक्लिमेटाइजेशन होता है हमारा, उसको क्रॉस करने के बाद तब जाके आपको ऊपर वहाँ पे फाइनली पहुँचाते हैं। आपका मेडिकल चेक होता है। इस बीच में जो चीज़ें वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती हैं, उस चीज़ को आपको वाकफियत कराई जाती है। अगर आप कॉम्बैट रोल में जा रहे हैं तो उस एरिया में कॉम्बैट कैसे करना है वो सिखाया जाता है। अगर आप टेररिस्ट प्रोन एरियाज़ में जा रहे हैं तो जी। वहाँ पे भी स्कूल्स हैं, देयर आर 2 स्कूल्स हम्म। ईस्ट एंड नॉर्थ में, जो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है कि जब आप यहाँ जाएँगे तो काम आपसे क्या किया जाता है। तो आर्मी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स, और हमेशा हर जगह कोई भी काम कराने से पहले वो इंश्योर करती है कि ये काम आपको प्रॉपर्ली सिखा दिया गया है, और उसके बाद जाके ही आपकी पोस्टिंग वहाँ पे, ओके। पोस्टिंग तो हो जाती है लेकिन वहाँ पे आप डिप्लॉय उसके बाद ही होते ओके। हैं। तो कुछ भी चीज़ें बिल्कुल हमारे लाइफ लॉन्ग कोर्सेज चलते रहते हैं, कोई ऐसा साल नहीं जाता जब कोर्स नहीं होता है, बिकॉज दे कीप अपग्रेडिंग अस हमेशा अगले टास्क के लिए और अगली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। और सर इसी से उभरता हुआ एक क्वेश्चन है, और कई लोगों में मिथ है, क्योंकि मैं जब कईयों से मिलता हूँ ना, तो उनको और ये इसीलिए जो सोल्जर और वो जो अफसर वाली बात है ना, वो इसीलिए भी दुनिया में फैली हुई है। हालांकि अंदर जाने के बाद जैसा आपने बोला, बस एक वो पोजीशन का ही फर्क है, काम सब एक साथ ही कर रहे हैं और एक टीम के तौर पे ही करते हैं, और इसीलिए आर्मी और ये डिफेंस टीम के लिए जानी भी जाती है। टीम वर्क हम देखते हैं, जब कहीं ब्रिज की जरूरत पड़ती है तो आर्मी रातों रात बना देती है, तो उसमें मैनेजर भी लगता है और कमांडर भी लगता है और सोल्जर भी लगता है। बट क्या होता है, कई बार लोगों को लगता है कि जैसे सोल्जर है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट है उसको थोड़ी सी रियायत मिलेगी। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप अगर, क्योंकि यू विल बी द राइट पर्सन टू रिड्यूस दिस मिथ और रिमूव दिस मिथ, एटलीस्ट मैं कहूंगा कि किसी ने मेरे को बोला कि क्या होता है कि जैसे अगर आप सोल्जर हैं तब तो हो सकता है आपको महीने भर के लिए ऊपर चट्टान पे भेज दें, लेकिन अगर आप लेफ्टिनेंट हैं तो हो सकता है आपको खाली 7 दिन में मिले, या अल्टरनेट आपको बोले कि हाँ 7 दिन नीचे रहोगे 7 दिन ऊपर रहोगे। तो ऐसा कुछ है या इसका भी शेड्यूल फिक्स है कि सबको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, क्योंकि वो रोटेशन भी जरूरी होता है? तो इस तरह से ऑलरेडी प्री डिसाइड होता है सब कुछ, या सर ये सब मिथ है वो अगर जनता का अपन मिटा सकें? देखिए, जो भी ऐसा सोचता है, आई विल से कि वो चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाया है। जी। हाँ, किसी का भी सिलेक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। आज आप एज अ ऑफिसर सेलेक्ट हुए तो आप लीड करने के लिए हुए हैं। अगर कोई एक सोल्जर किसी एक पोस्ट पर 1 महीने से है, वो उसी जगह पे है, लेकिन इस ऑफिसर को, जिसको ये लोग सोच रहे हैं कि 7 दिन में उतर गया, वो अगली जगह पे गया क्योंकि उसको वहाँ भी चेक करना है। फिर वो अगली जगह पे गया क्योंकि उसको वहाँ भी चेक करना है, क्योंकि वो ज़िम्मेदार है ऐसी-ऐसी 10 पोस्ट के लिए कि अगर इन 10 पोस्ट पे कुछ भी होता है, तो वो उससे सवाल किया जाएगा, उन लोगों से नहीं सवाल किया जाएगा। तो ऑफिसर जो होता है वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए बना है। गलती किसी और की, ज़िम्मेदारी आपकी। आपने इंश्योर क्यों नहीं कराया वक़्त पे? आपने क्यों नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है? तो ये दिस इज़ समथिंग कॉल्ड मेंटल। आप देखिए, कोई कैप्टन जो बनता है किसी भी, उसको मेंटल ज़्यादा लोड लेना पड़ता है। उसका दिमाग हमेशा चल रहा होता है इस पर्पज़ के लिए। आप फिज़िकल एफ़र्ट करते हैं, आपको अच्छी नींद आती है, लेकिन अगर आप मेंटली काम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको नींद भी नहीं आएगी। तो ये जो सोच है, ये मतलब ये मैं ये कहूँगा कि उनकी सोच उस लेवल तक पहुँची नहीं है कि, और काम फिज़िकल और मेंटल के हिसाब से नहीं होता है। जब जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, ऑफ़िसर रात भर काम कर रहा होता है।
उसको वो मना नहीं कर सकता, कोई इनफैक्ट कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन एक ऑफिसर के ऊपर कोई ऐसा वक्त नहीं होगा जब उसके ऊपर 50 काम ना हो। अलग अलग टाइप के काम हैं, और जिस तरह से आपने सुना होगा कि वी आर फेसिंग डेफिशिएंसी ऑफ 25% ऑफिसर्स, तो अगर वो डेफिशिएंसी है तो वो कैसे चल रही है? हमारे कंप्लेन तो कभी नहीं आई कि हम नहीं। कोई रेजिमेंट काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल नहीं सर। तो 500 में से अगर 50 कम हो गए तो मैनेजेबल है, लेकिन अगर 15 में से 5 कम हो गए तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी। तो लोड आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है कि उसको 10 जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। तो दैट्स इट, जी। ये ऐसी सोच होगी, लेकिन ये सही हाँ, नहीं वो सोच इसीलिए नहीं अपन तो है। मिथ ही मिटाना चाहते हैं सर, क्योंकि हम्म, अपना तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का है। और एक और सर जी, ये नॉलेज की ही बात होगी। जैसे मैंने अभी आपसे पहले एक पायलट का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं उस, और उनसे पहले मैंने केविन क्रू का किया था, तो केविन क्रू का हमें पता चलता है कि उनको मेडिकल की ट्रेनिंग भी मिलती है। तो आप लोग एक लेवल पे जाते हैं, डॉक्टर एक लेवल पे रहता है, जरूरी नहीं है डॉक्टर आपके साथ लड़ने जाए या वो बाउंड्री पे खड़ा रहे, उसकी एक प्लेस होगी। तो आप लोगों को भी क्या बेसिक मेडिकल रिलेटेड वो भी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो बेसिक सोल्जर हो या आप ऑफिसर हो, या उनका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है आर्मी का, क्योंकि एज डिफेंस सर्विसेज दे आर वेलली नोन फॉर देयर प्रोटोकॉल प्रेफरेंसेस। तो इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे सर कि क्या आप लोगों को थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है ट्रू, देखिए फॉर इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू? यस यस, बिल्कुल। हमारे जो कोर्सेज होते हैं हाँ। उस कोर्सेज में मतलब देयर आर फ्यू पीरियड्स व्हिच आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स फर्स्ट एड। अच्छा। ये चीज़ तो है ही कवर हाँ, करने के इसको लिए। हाँ टेक्निकल टर्म में अपन और फर्स्ट साथ एड ही ही साथ करेंगे। जो हमारा जो मेडिकल कोर है, जी। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अस मेडिकल ना, वो सपोर्ट। तो है ही। लेकिन इसके अलावा हर रेजिमेंट से ज़्यादा लोगों को, सोल्जर्स को मौका मिलता है कि उनको एक कोर्स कराया जाता है जिसको बोलते हैं बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट। नाइस, ग्रेट। तो ये जाकर फर्स्ट एड और एक बेसिक लेवल पे जो इंस्टेंट काम जो इमीडिएट, देना हाँ, है, टीम के साथ। इसके लिए तो एक धीरे धीरे एक वक्त आता है जब आपके रेजिमेंट्स में, आपकी कंपनीज में कोई ना कोई ज़रूर होगा जो इस कोर्स को क्वालिफाई किया होगा। और अगर नहीं अच्छा। किया है और ऐसी सिचुएशंस है तो हम उसको करवाते हैं, ताकि हम अच्छा। कभी भी बिना मेडिकल सपोर्ट के नहीं नहीं जाए, बिकॉज डॉक्टर हमेशा हर जगह वही पे बात नहीं है। रह सकता है। क्योंकि उसको अपने इक्विपमेंट और उसकी सेटअप के साथ रहना पड़ेगा, बिल्कुल। और वो हर जगह नहीं जा सकता, बट एक, और वो एक बेसिक नेसेसिटी के लिए उसको हमें बुलाना भी सही नहीं है, वो एक इमरजेंसी टाइम के लिए ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं, डॉक्टर देखिए फील्ड यूनिट्स में डॉक्टर भी साथ में रहता है, जी। लेकिन जब आपकी यूनिट मल्टीपल फ्रंट्स पे काम कर रही हो या ऑपरेशन चल रहा हो, जी। तो डॉक्टर एक वक्त में एक जगह ही संभाल पाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट एड देने के लिए कम से कम जो इनिशियल लाइफ सेव कर सके, उसके लिए तो वी आर ट्रेन। हमारे सोल्जर्स को हम ट्रेन करके रखते हैं, दे आर कोर्स क्वालिफाइड, और वो हमेशा मौजूद रहते हैं इस सब कामों को करने के लिए। तो आई थिंक सर अपन ने बहुत सारी चीजें तो कवर कर ही ली, और आपने रेजिमेंट्स भी बता दिए और जो भी पब्लिकली बताने लायक चीजें हैं। और अब हम जस्ट एक आई थिंक मिस कर रहे हैं, या हम जस्ट जानना भी चाह रहे हैं और शेयर भी करना चाहते हैं कि व्हाट आर द फैसिलिटीज बीइंग अ सोल्जर एंड बीइंग अ ऑफिसर। क्या क्या फैसिलिटीज दोनों लोगों को मिलती हैं व्हेन दे जॉइन एनी डिफेंस सर्विसेज? ओके, देखिए जब आप फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको मिलता है दैट इज़ योर सैलरी, वो एज़ पर योर रैंक मिलता है। इस सैलरी के अलावा जो जिसमें डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज आपका रैंक अलग है हाँ, तो सैलरी भी डिफरेंट होगी। इसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ सेम है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो सोल्जर हो। अच्छा। अगर हम बात करें, सबसे पहले मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सभी के लिए है वो। सबको रहने के लिए सरकारी घर मिलता है, सबके लिए है वो। उसके बाद आपके बच्चों के लिए स्कूलिंग, सबके लिए हाँ, है वो वो। आर्मी स्कूल्स जो बने हुए हैं उसमें। यस, जी। वहाँ पे। उसके बाद आपको जो लीव मिलती है, ठीक है, वो सबके लिए है। उसके बाद में आपको अगर आपकी फैमिली आपसे दूर रहती है, आने जाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम LTA वगैरह या बोल LTC रहे हैं, बोलते जी, हैं, जी, वो जी। भी सेम है। उसके बाद जब आप रिटायर होने वाले होते हैं तो जो प्री कोर्सेज होते हैं सबके लिए होते हैं। अच्छा। अगर आप फोर्स में रहते हुए अपनी एजुकेशन को इन्हेंस करना चाहते हैं, ओह। सबके लिए है। ग्रेट। जब आप बाहर जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए जो प्री कोर्स कराया जाता है वो सबके लिए है। बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज़ एज अ एक्स सर्विसमैन, वो सबके लिए है। एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटीज़ कोटा सबके लिए। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दी फैसिलिटीज़, इट इज़ ओनली द Great. सैलरी जिसमें डिफरेंस होता है एज पर द रैंक, दैट्स इट। और सर अभी आपने शुरुआत में शायद अग्निवीर का कुछ बताया था, तो अग्निवीर अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो अभी भी बहुत से लोगों में शायद उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, और हमारा सोशल मीडिया का जो जमाना है उसमें ज्यादातर लोग नेगेटिव पे ज्यादा जाते हैं। तो उस वाली फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत अगर आप बच्चों को जागरूक करना चाहें कि वो क्या है, कैसे वो आपकी लाइफ को अच्छा बना सकती है, और क्यों वो, और क्योंकि वो शायद और ज्यादा पोजीशंस भी उसमें निकलती हैं एज पर द गवर्नमेंट न्यू माइंड सेट, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिफेंस से जोड़ सकें, तो उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत आप रोशनी डालना चाहें सर। अग्निवीर के ज़रिए जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 4 इयर्स के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे जो ज्वाइन कर लेते हैं ड्यू टू इग्नोरेंस,
कुछ और सोच कर आए थे, ज्वाइन कर लिया, या आने के बाद यहाँ का माहौल में भी उनके चॉइस का नहीं उनको लगा, तो और बट वैसे में कंपल्शन है कि आपको 20 साल सर्व करना ही पड़ेगा। तो अगर आप डिसहार्टेंड हो गए हैं और फिर ऐसे में कंटिन्यू करना, ये अच्छा साइंस खुद के नहीं लिए है, भी नहीं इंडिविजुअल है, के लिए हाँ। भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। बिल्कुल। तो उस सेंस में मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको 4 साल बाद मौका मिल रहा है रिलीज़ होने का, तो आप पक्का आप रिलीज़ हो सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको रहना है, तो 25% कंसेप्शन तो है ही। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों नहीं रखेंगे आपको? आपको तो रखना ही है, हमें तो किसी ना किसी को तो रखना है। तो आप अपना यहाँ पे आकर अपने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से करिए और उसके बाद आपको पक्का रिटेन किया जाएगा। ठीक है? और दूसरा सर, एक ये क्योंकि आजकल के जेनजी युग के बच्चे हैं, तो डेफिनेटली आर्मी वगैरह में भी जेनजी जाएंगे। तो आजकल के बच्चों को क्या है, बहुत सी चीजों के बारे में पता नहीं रहता है, और यहाँ पे सारा कुछ प्रोटोकॉल के तहत और बहुत ही हाई प्रोफाइल चीजें चलती हैं, जो हो सकता है कि सोल्जर से लेकर के अफसर तक को सारी चीजें पता भी हों, और कई चीजें इसीलिए वो छुपाई भी जाती हैं, और छुपाना सही भी है। बट एक नए बच्चे को अपना, क्योंकि ये बात है ना कि कल की वो मजाक में भी वो चीज ना करे, ये भी क्योंकि एक नॉलेज का पार्ट है। तो ऐसी कोई चीजें जो बच्चों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वो ट्रेनिंग में सिखाते हैं, और वो आपको उस लायक बना देते हैं, और आपका माइंड वैसे शार्पन हो जाता है कि वो आप गलती नहीं करोगे भूल के भी। लेकिन आप सपने में भी उसको ना सोचो और या ना किसी के सामने रखो, ऐसी कोई बातें बताना चाहेंगे सर आप? देखिए, अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं या ट्रेनिंग में हैं, तो आपको देश की सिक्योरिटी के मामले में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आपकी एक छोटी सी गलती दुश्मन को एडवांटेज दे देगी। आपने यूनिफॉर्म के प्रति जोश दिखाया और किसी फ़ौजी की फ़ोटो या फ़ौजी गाड़ी की फ़ोटो ले ली, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। दुश्मन बैठा है इंतज़ार में, वो डिसाइफ़र कर लेगा कि ये गाड़ी अगर यहाँ जा रही है तो ये यहाँ की है, यहाँ से यहाँ जा रही है, इसका क्या मकसद हो सकता है। आपने जब डाला था तो जोश में डाला था, लेकिन ये फ़ायदा किसी और को दे दिया। तो ऐसी गलती ना करें। अगर कोई चीज़ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो उसको ना करें। पहले आप देखते थे कि आर्मी की यूनिफ़ॉर्म कोई भी खरीद के पहन लेता था, उसी की वजह से जो टेररिस्ट अटैक हुए वो आर्मी का यूनिफ़ॉर्म का फ़ायदा उठा रहे थे। तो ये सब चीज़ें ना करें। अगर आपके घर में, परिवार में अगर कोई फ़ौजी है तो उसकी यूनिफ़ॉर्म को गलती से भी इस तरह से यूज़ ना करें आप। देश के प्रति थोड़ा-सा सेंसिबल रहें, क्योंकि आप जब जाएँगे तो आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, और जैसा आपने कहा कि कई सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। तो अभी से आपके अंदर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। यस, जेन ज़ी हैं, हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, करेंगे, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। इसलिए ये माइंडसेट आपका हमेशा रहना चाहिए, चाहे फ़ौज से बाहर हो या फ़ौज में हो या कभी भी हो। इसका फ़ॉलो को पक्का करना ही चाहिए। जब आप आर्मी में जाएँगे तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट होता है, उसपे हर साल हमको साइन कराया जाता है कि अगर आप इसके खिलाफ गए तो सीधा आपको ये कोर्ट सारी मार्शल। पनिशमेंट्स होंगी आपकी। तो वहाँ तो बता दिया जाएगा। बट मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें फ़ियर से ना होके आप ड्यू टू लव फॉर योर कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। करेक्ट, तो करेक्ट, अब करेक्ट। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाए? तो ये मैच्योरिटी हर कैंडिडेट को और रखनी चाहिए। जैसे मैंने टर्म यूज कर ही लिया था, तो मैं पूछ ही लेता हूँ सर, आई थिंक ये प्रोटोकॉल का पार्ट होगा, तो बता सकते हो आप कि हम बहुत सुनते हैं, और मतलब मूवी में ही देखते हैं, असली में तो भगवान ना करे किसी का हो भी, और कभी हुआ हो तो वो पब्लिकली क्यों ही बताना है। तो ये जो कोर्ट मार्शल टर्म जो कई बार टीवियों में बहुत दिखा देते हैं या मूवीज में, तो ये क्या कोर्ट मार्शल तक की बात हो सकती है, इस तरह से छोटी मोटी गलतियां भी? ये छोटी-मोटी गलतियाँ नहीं है, उसके लिए पनिशमेंट्स हैं, जो छोटे-छोटे पनिशमेंट्स होते हैं। हाँ, जैसी गलती वैसी पनिशमेंट, छोटे ओके, लेवल की गलती छोटी पनिशमेंट। हाँ, आपका ऐसा ग्रेव हो गया जिसने नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट किया है ओके, या इंटीग्रिटी पे किया है, लॉयल्टी पे किया है, और आप सूटेबल इंसान नहीं लग रहे, तो यस, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसको उसको कोर्ट मार्शल ही कहा जाता है। अच्छा। वो तो सिविल सबके लिए अगर वो कहा जाता है, इट्स अ कोर्ट मार्शल ओनली। हाँ, तो उसके बाद मतलब बेसिकली उसके बाद जो भी जितनी भी फैसिलिटीज और हेल्प जो मिल रही थी आफ्टर सर्विस वाली, वो सब आपके लिए दरवाजे बंद हो गए, आप एक तरह से एक नॉर्मल इंसान रह गए। और हो सकता है वो भी, अगर वो आपका लेवल किस तरह का था उस गलती का, तो वो आप हो सकता है आपको जेल की हवा भी खानी पड़ जाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपको एक तो फौज की सारे जितने भी प्रिविलेजेस थे, पहचान, इनफैक्ट पहचान तक आपकी सब खत्म हो जाएगी। और अगर वो सिविल ऑफेंस से कहीं से भी लिंक हो जाता है तो आपको फिर सिविल पनिशमेंट भी वो भी काटनी पड़ेगी आपको। ग्रेट। तो आई थिंक सर अपन ने बहुत मोस्टली तो सारी चीजें कवर कर ही ली। हम्म, और तो अब आप जैसे बता रहे थे कि इसमें, क्योंकि मैं कई बार इसमें बताता हूँ कि एकेडमी वाली बात हो ही गई, और आपने चलाया, तो आपके बारे में थोड़ा सा एकेडमी का भी बता दीजिएगा सर अभी अपन, बिफोर वी एंड दिस टॉक, कि क्या इसमें भी जैसे और सर्विसेज में बाहर जाने का मौका मिलता है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे सीखने के लिए हो, या समझने, क्योंकि हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं वो भी आपस में एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हैं। तो आप लोगों से ऑफिसर्स बाहर जाने का मौका मिलता है, या वो उसका एक अलग ही डिपार्टमेंट है जिसमें से वो लोग जाते हैं और वो चीज करके और फिर आपकी टीम के साथ शेयर करते हैं? ओके।
इसमें ऐसा होता है कि रोल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल विदेश जाने का मौका दो तरीके से मिलता है। एक हाँ। होता है एम्बेसीज के थ्रू और अच्छा। एक होता है आपका यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के ज़रिए। अच्छा। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करती है कि मान लीजिए हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंट्री में माहौल को कंट्रोल करने के लिए ये रिक्वायर कि एक इन्फेंट्री रेजिमेंट होनी चाहिए। जी। तो वी विल चूज़ कि कोई एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसको जाना चाहिए। तो जी। अगर जब भी वो रेजिमेंट जाएगी तो उसके साथ सारे फुल स्ट्रेंथ जाएगी उसकी। हाँ। ठीक है, तो अगर बड़ी रेजिमेंट्स हैं तो उसको स्प्लिट करके भेजते हैं। ठीक है, जो जैसे भी रिक्वायरमेंट है तो पूरी रेजिमेंट जाती है और हर रेजिमेंट को बराबरी का मौका मिलता है सबका। तो ये तो रेजिमेंट का हो गया। फिर होता है इंडिविजुअल। अगर कुछ टास्क हैं जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आपका सिलेक्शन होता है और इसमें रैंक इज़ इमटेरियल। अगर मान लीजिए एक हवलदार जाना है तो मैं अपने चोज़न हवलदार्स में से एक सेलेक्ट करूँगा कि एक हवलदार में सेलेक्ट कर लूँ। अगर एक लेफ्टिनेंट जाना है तो मैं चोज़न में से लेफ्टिनेंट सेलेक्ट करूँगा। तो रैंक के हिसाब से है कि वहाँ पे आप किस रैंक को भेजना चाहते हैं और उनका एक प्रॉपर टेस्ट होता है, उनका प्रॉपर इंटरव्यू होता है और पास्ट बैकग्राउंड देखा जाता है और सबके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है एंड देन दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड सर्व आउटसाइड दी कंट्री। और उसके बाद बट ये भी ड्यूरेशन भी फिक्स है कि आपको बार-बार ऐसा नहीं कि आप ही बार-बार जाएँगे। तो एक फिक्स ड्यूरेशन है कि मान लीजिए 2 साल, तो उसमें आप सर्व करके दे विल कम बैक। तो इसको हम यूएन पोस्टिंग बोलते हैं और यस मौका मिलता है और जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको जाने का मौका मिलता है। जो रेजिमेंट्स अच्छा करते हैं उनको बाहर जाने का मौका मिलता है। ग्रेट। और आई थिंक सर आपने ये बात छेड़ी तो ये तो जनरल बात थी जो किसी वर्क रिलेटेड। हाँ, हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने अभी हमारे मेजर साहब जो अभी आज की करंट राजस्थान गवर्नमेंट में वो भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, वो रिटायर्ड हैं आर्मी से, तो वो एज अ शूटर जाने गए थे। तो इस तरह से जो स्पोर्ट्स में भी हम देखते हैं कई हमारे आर्मी के डिफेंस के लोग बहुत देश का नाम रोशन करते हैं। तो आपका अगर स्पोर्ट्स में रुचि है तो किस तरह से वहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उस लेवल तक पहुंच पाए? यस, रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स बेसिस पे भी होता है और जो स्पोर्ट्स इंडियन आर्मी करवाती है या जिसमें पार्टिसिपेट करती है उसके लिए वो बाहर से एनरोलमेंट करती है। तो एक तो तरीका होता है कि आप डायरेक्ट स्पोर्ट्समैन को ले लेते हैं और दूसरा होता है कि जिसने भी पार्टिसिपेट कर रखा है उसको उसके बेसिस पे रिटन एग्ज़ाम से एक्सक्यूज़ मिलता है। अच्छा। और रिटन एग्ज़ाम से एक्सक्यूज़ मिलने के बाद उसको बाकी फिजिकल्स और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो वो स्पोर्ट्स कोटा का कैंडिडेट माना जाएगा। और उस मेन पर्पज़ है कि जब वो यूनिट में जाएगा तो अपने पर्टिकुलर गेम में उस यूनिट के साथ खेलकर यूनिट का लेवल इंप्रूव करेगा। बिकॉज आर्मी में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि बैटल के लिए अगर कोई चीज़ तैयार करती है तो इट इज़ स्पोर्ट्स। और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन इन कॉम्पिटिशन्स। तो इन्हीं में से जो अच्छा कर रहे हैं जब कॉम्पिटिशन्स होता है तो सर्विसेज की टीम भी पार्टिसिपेट करती है। तो सर्विसेज अपनी टीम बनाती है और जब वो नेशनल लेवल पे अगर वो एक्सीड कर जाते हैं, एक्सेल करते हैं तो उनको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तब उस वक्त वो एक नॉर्मल एक एथलीट है। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि वो आर्मी से है या रेलवे से है या कहीं से भी है। वो तो आर्मी ने उसको मौका दिया सर्विसेज की तरफ से, अगर वो सेलेक्ट हो गया तो वो जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा और अगर उसको मेडल मिलता है तो व्हाई नॉट। तो इसी से मेरा सर क्रॉस क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मेरे को डाउट आया मन में तो मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। जो आप कह रहे थे ना कि जो बाहर के स्पोर्ट्समैन है, तो जैसे कि मैं वॉलीबॉल में मेरे को स्टेट तक पहुंचने का मौका मिल गया था, उसके बाद टचवुड मेरे भी वही कारण, मेरी फादर की डेथ के कारण मैं आगे नहीं जा पाया। तो बताते हैं कि जैसे अगर आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल तक पहुंच जाते हो तो आपको ये कोटा होते हैं, आप इन तरह से आप अलग अलग सर्विसेज में गवर्नमेंट के मिल सकता है। और हम देखते भी हैं जो अभी कई जो मेडल लेकर के आए उनको किसी को DIG बनाया है, किसी को IPS बनाया है, कुछ बनाया है। बट तो ये क्या आप उस कोटे की बात कर रहे हैं या ये जैसे जनरल एक तो SSB के थ्रू एंटर हो गया, अब उसको स्पोर्ट्समैन बनने की इच्छा थी तो उसने वहां पे अंदर ही अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी शोकेस करी, तो वो अब एक स्पोर्ट्स अलग से हो गया। क्योंकि जैसे ये भी हम मूवी में भी देखते हैं कि वो तोमर साहब की मूवी आई थी, हमारे जो बहुत अच्छे एक्टर थे और वो अब नहीं रहे दुनिया में, तो उन्होंने दिखाया था कि उनको केवल वो दौड़ाते थे और उसने बोला मेरे को लड़ने जाना है, नहीं भाई तो स्पोर्ट्स कोटा का आदमी तेरे को लड़ने नहीं भेज सकते। तो इस तरह से होता है क्या सर, या क्या है सर अंदर ही दुनिया, क्या असली दुनिया क्या है सर? देखिए, अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए एज अ सोल्जर, आप सेलेक्ट हो गए और आपने किसी गेम में अपना स्किल दिखाया है तो जो इंटरनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका लेवल उठता जाएगा। आप यूनिट लेवल में जाएंगे, ब्रिगेड लेवल पे जाएंगे, डिव लेवल पे, कमांड लेवल पे। तो ऐसे करते करते आप सर्विसेज लेवल तक पहुंच गए और सर्विसेज में जब अगर पहुंच गए तो आप सर्विसेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो एक था कि मुझे नहीं पता था कि ये स्पोर्ट्समैन है लेकिन ये आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ है जो हम जानबूझ के स्पोर्ट्समैन को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि हमें, फॉर एग्जांपल जिसने वॉलीबॉल में मिनिमम डिस्ट्रिक्ट लेवल किया है वो अगर जब आएगा तो हम उसको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा। तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो जब वो यहाँ पार्टिसिपेट करता है तो वो गेम को एक्सेल करता है। देन कुछ हमारी नेशनल टीम्स होती है, तो जैसे सर्विसेज की टीम है तो सर्विसेज की टीम में भी वो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए
बाहर से भी प्लेयर्स को, रेडीमेड जो प्लेयर्स होते हैं जिनका स्किल लेवल बहुत हाई होता है, उसको भी हम्म। लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा, तो मान लीजिए हमारी सर्विसेज की टीम में हमको ओपनर की ज़रूरत है और हमें कोई ओपनर अच्छा नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से सर्विसेज की टीम का परफॉर्मेंस खराब होगा, तो हम वी विल से कि यार मेरे को यहाँ पे एक ओपनर चाहिए, और दे विल टेक फ्रॉम सिविल, और उसको लाकर जब उसको लेकर आ जाएंगे तो स्पोर्ट्स के अंडर माना जाएगा और उसको एक रैंक दिया जाएगा, ठीक है। और उस रैंक से फिर वो अगर अच्छा परफॉर्म करा तो उसको अगला अगला, अभी आप देखिए मिस्टर नीरज चोपड़ा को हमने अब, हाँ, ये भी आपने उनको तो बनाया, हाँ। अब लेफ्टिनेंट कर्नल का उनको ऑर्डर दिया है अभी, तो हाँ। बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर सर्विसेज और इंटर्न कंट्री, ओलंपिक मेडल्स है तो उसको। अच्छा, बट वो पहले से ही आर्मी में थे? नहीं, पहले से नहीं थे, उनको स्पोर्ट्स के बेसिस पे लिया गया। अच्छा, और ये कर्नल राजवर्धन सर पहले से थे, राइट? वो पहले से, वो तो अफसर थे, इस गेम में एक्सेल किया उन्होंने और उनको उन्होंने represent मेडल करने का लाए। मौका मिला। ओके। और वो जो एक और थे जिन्होंने इनसे पहले जो मेडल लेके आए थे शूटिंग में, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो भी आर्मी से थे क्या? नहीं, that I don't remember. हाँ, नाम इवन आई एम बताइए नॉट तो- रिमेम्बरिंग, बट हाँ सर, ये दो आपने इनका एग्जांपल दिया कि सर तो ऑलरेडी थे और इनको अपन लोगों ने अभी स्पोर्ट्स कोटे से थ्रू ये आए थे जिन्होंने अभी देश का नाम रोशन किया है, राइट? हाँ, तो ये ओलंपिक तक, तो ये लेवल पे आप जा सकते हो। बट तो सर उनमें फिर वही जो एक छोटा सा क्वेश्चन था एड ऑन, तो इसमें फिर सच में उनको फिर प्रेफरेंस वही रहता है कि जहां तक जरूरत ना पड़े, जब तक आपको वहां पे लड़ने नहीं भेजा जाएगा। देखिए, लड़ाई इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, उसमें हम कभी मना नहीं करेंगे। अच्छा। कि अगर तो वो फिल्मी ज्ञान है मतलब। देश ही नहीं रहेगा तो आपका स्पोर्ट्स कहाँ जाएगा? जी। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स के लिए लिया है तो मेरा प्रेफरेंस है कि आप स्पोर्ट्स पे ही जाएंगे, आप स्पोर्ट्स करिए, लेकिन लड़ाई होगी तो मतलब यू हैव टू रिपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। अगर आप उस रेजिमेंट का हिस्सा हैं और अगर आपके बिल्कुल। टीम मेंबर में आपको भेजना पड़ सकता है, तो वो कमांडेंट आपको भेजने से चुकेगा नहीं। वो खाली फिल्मी दुनिया में आपको गलत ऐसा दिखाया है कि नहीं, उनको नहीं जाने दिया, बट इन रियल लाइफ आप अगर आर्मी में गए हो तो वो गन आपको भी दी जाएगी कि भैया जाओ और देश की सेवा करो। बिल्कुल, वो चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जी। प्लस अगेन फिर कहेंगे कि जब तक ये चीज़ होगी नहीं हाँ, तब तक हम कह भी नहीं सकते, भगवान तो ना करे आगे कोई लड़ाई कोई जरूरत हो नहीं, लेकिन सर वही बात है, वो तो भगवान ना करे और होगी भी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी सक्षम हैं। तो कोई भी हमारे ऊपर आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, और फिर जब जिन्होंने उठाई हमने उनका अंजाम देख ही लिया उन लोगों ने, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक कैरियर टॉक है। तो वो सारी कंट्रीज देखती है और मेरे व्यू में आता भी है कि वो हर कंट्री देख रही है, तो मैं भी सरप्राइज होता हूँ कि यार लोग देख रहे हैं, और तो इसीलिए मेरा मोटिवेशन होता है। कोई बात नहीं, तो उस कंट्री से भी अगर कोई, अच्छा हाँ, इसमें एक अपन चूंकि कंट्री से बात कर रहे थे, तो बाहर के लोग भी क्या देश में अप्लाई कर सकते हैं? कहीं यहाँ पे भी एनआरआई कोटा वगैरह कुछ होता है क्या इस वाली फील्ड में? और दूसरा, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन कितना मैटर करता है? क्योंकि आपने बताया क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है, तो एक कई बार क्या होता है, हल्की से किसी ने बात में, और वो कितना चेक किया जाता है? एक होगा कि कोई जैसे अब आपस में लड़ाई हो गई, अब एक बार नाम चढ़ गया तो चढ़ गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आज की दुनिया में, हिंदुस्तान में हमें पता ही है कैसा चलता है चीजें। तो क्या इसमें ये चीज कितनी मैटर, क्योंकि ये भी आदमी को शुरुआत से अपनी चीज को मेंटेन करके चले तो ज्यादा बढ़िया है। तो इस पे थोड़ा रोशनी डालिए सर। आई थिंक यही एक तरह का एंड नोट भी हो जाएगा। ऑलमोस्ट बाकी चीजें अपन कवर कर चुके हैं, तो सर प्लीज। तो जो आपका पहला सवाल है कि दूसरे कंट्री के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसमें हम फ्रेंडली फॉरेन नेशंस, उसको परमिशन है। ग्रेट। नोटिफिकेशन में इसका साफ साफ लिखा आता है, स्पेशली फॉर दी कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, इस 2 कंट्री के जो नेटिव्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो बिकम अ सोल्जर। यस, वो कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑफिसर के लिए भी वो ऑफिसर और सोल्जर कर सकते हैं वो। और दूसरा चीज़ है, दूसरा सवाल आपका क्या था इसके अलावा? ये जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला पार्ट। पुलिस वेरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का कैंडिडेट हमारे पास में फोर्स में आ जाए। तो अब ये चीज़ क्यों, किस लेवल तक चेक किया जाता है, डेफिनेटली से ये उनका डिपार्टमेंट है कि वो कैसे करते हैं। बट हमारे पास जब रिपोर्ट आती है कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और ही इज़ फिट एंड फाइन टू ज्वाइन, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो फिर जैसे मेरा जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है, तो हमारे यहाँ पे रहता है कि उनका एक चेकलिस्ट होती है। एक होगा रेड फ्लैग, एक होगा येलो फ्लैग, एक होगा ग्रीन फ्लैग। तो जैसे मान लो येलो है, तो वो जो एजेंसी है उसने चेक कर लिया कि यही ऐसे कोई आपसी झगड़ा हो गया था अड़ोसी पड़ोसी के नाते, और वो लिख गया था, तो अब चूंकि रिकॉर्ड आ गया और आजकल सब कंप्यूटराइज्ड है, तो वो इसलिए नाम है। बट हाँ, बाकी इसका वेरीफाइड है चीजें, तो इसको वही, बट हाँ कोशिश तो रहे कि वो भी येलो फ्लैग भी ना आए। बट अदरवाइज जैसा आप कह रहे हैं कि सब चीज, सबका प्रोटोकॉल अलग अलग है, तो आर्मी का एक अलग स्टैंडर्ड होगा। तो आप तो प्रेफरेंस यही रखें भैया कि 0 ही, उधर पे खाली आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़े, बाकी आपको इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में रही नहीं। तो और कोई बात सर? आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड एंड कवर्ड, एंड तीनों सेनाओं के बारे में आपने बता ही दिया, आपके अनुभव के बारे में बता ही दिया सर। और कोई ऐसी चीज जो बच्चों के नॉलेज की हो या कोई रह गई हो, तो प्लीज सर शेयर करें। और मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, और ये आपको राइट फ्रॉम द डे आप इसको जब से ज्वाइन करते हैं तब से लेके जब तक आप इस दुनिया में हैं या आपकी फैमिली है, तब तक ये आपका ख्याल रखती है। इससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त
शायद ही कोई और होगी जो इतना ख्याल रखती है। बस इट डिमांड्स कि आप थोड़ा मैच्योरिटी शो करें, सीरियसनेस शो करें, देश के लिए सोचें और अपने काम को हमेशा देश से रिलेट करके परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा करेंगे और हमेशा पॉजिटिव्स के ऊपर फोकस करें, नेगेटिव्स पे फोकस ना करें। जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके पीछे बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और देश का भला और हम सब का भला सोच कर ही उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। इसीलिए किसी की बहकी बातों में ना जाएँ, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को पढ़ें और इसके हिसाब से आप अपने आप पे फ़ोकस करें कि आपको जॉइन करना है, तो आप इसको जॉइन करिए और सर्व करके देश का नाम, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ग्रेट। से। और वैसे तो सर भगवान ना करे कि किसी के घर में कुछ भी ऐसा हो कि कोई जवान शहीद हो, हुँ, लेकिन शायद जैसा आपने बोला और जैसे अदर गवर्नमेंट सर्विस, इसीलिए लोग गवर्नमेंट को प्रेफरेंस भी दे देते हैं। हुँ, प्राइवेट में भी अब तो होने लग गया कि भाई आपके किसी न किसी अ, परिवार वाले को जॉब मिल जाती है। तो हुँ। क्या डिफेंस में भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं सर? नहीं, ऐसा कोई फैसिलिटी डिफेंस में नहीं है एज़ फार एज़ कॉम्बैटेंट सोल्जर्स आर कंसर्न्ड। बाकी डिफेंस सिविलियंस भी होते हैं, उनके केस में कुछ होगा तो मैं आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, मुझे हाँ उस सर, पर वही इसीलिए मैं वो भी एक, क्योंकि हुँ, वो एक जस्ट नॉलेज का पार्ट था, तो हुँ, मैंने आपसे पूछ लिया। बाकी तो प्रोसेस हैं, तो वो बेटर होगा कि आप उसको प्रॉपर पढ़ें, समझें। और अभी हमारा मोटिव ये है कि आप अंदर कैसे पहुँचे और आपको ये जानकारी दे पाएँ कि आपका सिलेक्शन का क्या-क्या प्रोसेस रहता है। तो वो मेरे हिसाब से सर ने, अच्छा सर, आई थिंक आप अपनी अकेडमी के बारे में तो बताना ही भूल गए, और ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मुझे पता लगा ऑफ कैमरा कि सर आप तो ये एक तरह से देश सेवा कर रहे हैं। तो क्यों ना सर बताएँ प्लीज़, ताकि बच्चे अगर आपसे जुड़ सकें, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं सर? ओके, मेरी अकेडमी इसका नाम मेजर अमर डिफेंस अकेडमी है और ये बीकानेर में सिचुएटेड है। यहाँ पे मैं बच्चों को एनडीए, सीडीएस, एफकेट जो ऑफिसर एंट्रीज़ हैं वो और इसके साथ-साथ में जो अग्निवीर में जो टेक्निकल एंट्रीज़ हैं, उसकी मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। यहाँ पे मेरा जो मेन मोटो है वो है कि बच्चों की हेल्प हो सके और उनको मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट के ऊपर में उनकी ट्रेनिंग हो जाए, यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाए और वो अपने एग्ज़ाम को क्रॉस करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। एज़ ऑफ़ नाउ मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता हूँ और मेरी तरफ से ये कम्प्लीटली फ्री है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है यहाँ पे आके मेरे पास रुक सकता है, पढ़ सकता है और ट्यूशन फ़ीस के नाम पे कोई फ़ीस उससे नहीं ली जाती है। तो जो भी अफ़सर बनना चाहता है या अग्निवीर टेक्निकल में जॉइन करना चाहता है, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और यहाँ आके अपने प्रिपरेशन कर सकता है। ग्रेट। तो देखिए बच्चों, सर से हमें ये भी जानने को मिला कि अगर आप, और सर का एक्सपीरियंस ही अपने आप में इस चीज़ को बयान कर रहा है, मुझे इसकी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर बच्चों आपको अगर कोई फाइनेंशियल चैलेंज भी आ रहा है, क्योंकि ये फील्ड है और हमें नाम नहीं लेना, वो भी अपना धंधा चला रहे हैं और उनको रोजी-रोटी चलाने के लिए पैसे तो लेने ही पड़ेंगे आपसे। और ये एक चीज़ है कि इसमें श्योरिटी वो भी नहीं दे सकते, सर भी नहीं दे सकते। लेकिन वो श्योरिटी सर यहाँ पे पैसे की दे सकते हैं कि आपने पैसे नहीं लगाए और आपका काम हुआ और आपका सिलेक्शन हुआ और वहां पे आपके पैसे लग गए, लेकिन सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपके कैपेबिलिटी पे होगा। तो वो कैपेबिलिटी आप सर के साथ रह करके भी, या सर के जैसे जो लोग हैं वही सर बताना चाह रहे हैं, और अगर हो सका तो मैं और सर से ऑफ कैमरा चेक लूंगा और उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ऐसी और भी कोई अकेडमीज हो जो कि फाइनेंशियली लोगों को भी सपोर्ट करती हो। तो ओके। अपन डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स डाल देंगे, ताकि जो बच्चे, जो, क्योंकि हमारा मोटिव यही है, जैसे मैंने बोला, कि गांव धाणी तक भी पहुंच सके। तो हर बच्चा करोड़पति अरबपति नहीं होता, इच्छा सबके मन में होती है, लेकिन कई बार ये इच्छा पैसे के कारण रह जाती है। तो अच्छा सर, अब मैं मेरे एंड नोट पे मेरा ही सवाल है और मेरा ये एंड नोट भी है कि क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चलाती है जो बच्चे इस तरह की तैयारी करना चाहें, डिफेंस में आना चाहें, ऐसे आपकी कोई नॉलेज में हो तो? मैंने हरियाणा सरकार के बारे में सुना था कि उन्होंने अच्छा। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाने का ऐलान किया है अच्छा। और अगर आप पहले से ही इस चीज़ को लेके सीरियस हैं, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स है, ये है जो हाँ। प्रिपेयर कराते हैं अच्छा, तो इसमें फोर्स में आने नॉन के लिए। मिलिट्री के बच्चों को एंट्री यस, मिलती है यस, सर? बिल्कुल, बिल्कुल, इसका यस। एंट्रेंस होता है, अच्छा, हाँ, एंट्रेंस होता एंट्रेंस है। एग्जाम होता है। अगर आप थोड़ी तैयारी करें और इसके अच्छा, इसमें जैसे एंट्री कर लें सीबीएसई स्कूल का होता है या सेंट्रल स्कूल केवी के होते हैं, उसी इसका तरह? इसका ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ही होता है, तो एज़ पर द नंबर ऑफ सीट्स दे चूज़। और जो सैनिक स्कूल होता है वो स्टेट लेवल्स पे होते हैं। अच्छा। अब गवर्नमेंट ने इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा के 100 क्रॉस कर दिया है, तो नाउ हर स्टेट में 2-3 सैनिक स्कूल आ गए हैं। तो अगर आप श्योर हैं कि आपको यही ऑर्गेनाइजेशन जॉइन करनी है, तो ये सबसे सही वक्त है कि छोटे वक्त में ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस है, काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं अवेयर कर पाते हैं, तो आप सही वक्त पे जाइए। लड़कियों के लिए भी शुरू हो गया है, उसी स्कूल हाँ। में पढ़िए और स्कूल में पढ़ने के बाद में आप इस बात पे एश्योर हो सकते हैं कि आपका मोर देन 80% चांस है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन डेफिनेटली कर लेंगे। और जैसे कि अभी आपने बोला ही, और हम ये सब एंड की ही बातें कर रहे हैं, इसीलिए ये एंड वाले क्वेश्चंस ही हैं। तो हम अब जो पहले तो शायद लेडी कोटा नहीं हुआ करता था, अब शायद जेंट्स और लेडीज दोनों का कोटा आर्मी में और डिफेंस सर्विसेज में फिक्स कर दिया गया है। देखिए, इसको हम फिक्स नहीं बोलेंगे, एज़ पर दी रिक्वायरमेंट हम धीरे-धीरे उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं।
तो एंट्री हो चुकी है और साल भर एवरी टाइम हम उसको इंक्रीज़ करने पे ही फोकस कर रहे हैं। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है प्रिपेयर करना चाहती है डेफिनेटली करे, नंबर ऑफ सीट्स एडिक्वेट है अभी भी, और वो इसमें ज्वाइन करके और दोनों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एवरीथिंग राइट? इज इक्वल। ग्रेट। डिफेंस सर्विसेज में लड़का हो या लड़की हो, एक सिर्फ नंबर है, जेंडर कहीं पे रोल प्ले Great. नहीं करता है। ग्रेट। तो आई थिंक बच्चों, आप लोगों के लिए ये एक जो सेशन है बहुत नॉलेज रहा होगा। तो आशा है आप पॉजिटिव रहेंगे और आप में से ही कोई बच्चा बनेगा हमारे आने वाले सेना का अधिकारी या सोल्जर या जो भी आपकी मन में इच्छा है। और अगर आपको सर की हेल्प चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको कनेक्ट करने के लिए, नहीं तो सर ने अपना बता ही दिया, तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर भी आपको इसमें बनने के लिए हेल्प करेंगे। और इसी नोट के साथ स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल माय टाइम। प्लेजर, थैंक यू।